हेलो एंड वेलकम बैक टू एनएसएम रोबोटिक्स। सो आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये कोर्स है हमारा रोबोटिक्स 102। ठीक है, सो दिस इज़ अ इंटरमीडिएट लेवल कोर्स। सबसे पहले हमने रोबोटिक्स 101 में अपने रोबोट के वेरी बेसिक से स्टार्ट करा था। हमने कोऑर्डिनेट फ्रेम्स के बारे में पढ़ा था, हमने लिंक क्या होते हैं, जॉइंट्स क्या होते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती हैं। ये सब चीज़ें जो बहुत बेसिक होती हैं, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रोबोटिक्स, हमने ये सब बहुत सारी इन डेप्थ 3D विजुअलाइजेशंस के साथ में, कुछ एनिमेशंस के साथ में समझने की कोशिश करी थी। ठीक है, उसके बाद में हमने जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रोबोटिक्स होते हैं, जैसे कि डीएच एल्गोरिदम, द कन्वेंशन एंड द मेथड इन विच वी एलोकेट डिफरेंट कोऑर्डिनेट फ्रेम्स टू द डिफरेंट जॉइंट्स, हमने ये सारी टेक्निक सीखी थी। और उसके बाद हमने अपने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करा था। वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट जितनी पॉसिबल रोबोटिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए फॉरवर्ड काइनेमेटिक सॉल्यूशन डिराइव करे थे। एट द लास्ट हमने यूनिट 4 स्टार्ट करी थी और हमने अपने इन्वर्स काइनेमेटिक्स के टॉपिक्स को स्टार्ट किया था। फिर हमने इन्वर्स काइनेमेटिक्स की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी थी और लास्ट में हमने इन्वर्स काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे। ठीक है, अभी भी रोबोटिक्स 101 कंटिन्यूएशन में चल रहा है। हम अपने रोबोटिक्स 102 कोर्स को थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो बोथ द कोर्सेज विल रन साइमल्टेनियसली। रोबोटिक्स 101 में इन्वर्स काइनेमेटिक्स के एडवांस प्रॉब्लम्स जैसे कि 5 डिग्री फ्रीडम एंड 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते रहेंगे। साइमल्टेनियसली आज से रोबोटिक्स 102 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो रोबोटिक्स 102 हमारा स्टार्ट होगा यूनिट 5 से, बिकॉज यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 हमने रोबोटिक्स 101 में कवर कर लिया है। ठीक, सो फ्रॉम हेयर वी आर स्टार्टिंग विद द यूनिट 5 ऑफ दिस कोर्स। ये जो रोबोटिक्स 102 कोर्स है, इसमें जो मेन टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इस कोर्स में, दीज आर दी मेन टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल रिलेशंस को। ठीक है, ये खत्म होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी रोबोट की स्टैटिक्स को। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायनामिक्स को एंड फाइनली हम जो लास्ट टॉपिक है रोबोटिक्स 102 का, उसमें हम पढ़ेंगे ट्रैजेक्टरी प्लानिंग को। ठीक है, सो दीज आर दी 4 मेजर टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन रोबोटिक्स 102। और ये थोड़े से एडवांस टॉपिक हैं, दैट इज़ वाई हमने इसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है। ठीक है, सो रोबोटिक्स 102 में भी हम अपनी रोबोटिक्स 101 की फिलॉसफी को यूज़ करेंगे। वी विल डील विद दीज टॉपिक्स इन ग्रेट डिटेल्स और मैं कोशिश करूंगा जितने पॉसिबल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम कर सकते हैं हम उन्हें सॉल्व करें। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ द रोबोटिक्स 102 कोर्स। सो सबसे पहले हम थोड़ा कोर्स के आर्किटेक्चर को समवट मोर डिटेल्स में कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने रोबोटिक्स 101 में यूनिट 4 हमारी लास्ट यूनिट थी, जो थी इन्वर्स काइनेमेटिक्स की। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी यूनिट 5 को स्टार्ट करेंगे, दैट विल डील विद द मैनिपुलेटर डिफरेंशियल रिलेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, सो अभी मैंने इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो नहीं लिखे हैं, मैं अभी आपको एक बार वर्बली बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैनिपुलेटर की जो डिफरेंशियल रिलेशनशिप्स होती हैं, जो हमें काइनेमेटिक्स से जो हम ऑब्टेन करते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 6 को। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मैनिपुलेटर की स्टैटिक्स के बारे में, दैट विल इन्वॉल्व फोर्स एंड टॉर्क कैलकुलेशन फॉर डिफरेंट जॉइंट्स। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे यूनिट 7 को। यूनिट 7 में आफ्टर स्टैटिक्स इज कंप्लीट, यानी कि हमारे पास रोबोट की जॉइंट्स की फोर्स एंड टॉर्क्स की इक्वेशंस हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैनिपुलेटर की डायनामिक मॉडलिंग को। सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दी two popular approaches. So first one is going to be the Lagrangian approach and then second one is going to be the Newton-Euler approach. Okay, so हम ये दोनों main topics को cover करेंगे। So unit 7 हमारी finish हो जाएगी with the manipulators dynamic modeling. After that we will start a separate unit जो होगी अपनी unit 8 और ये होगी अपनी trajectory planning की। ठीक है, so हमने trajectory planning को robotics 102 में इसलिए involve करा है बिकॉज जब हम मैनिपुलेटर की डायनामिक मॉडलिंग पढ़ेंगे, सो वहाँ पे देर इज इंटेंस यूज ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा। ठीक है, मैट्रिक्स और वेक्टर का बहुत ज़्यादा इंटेंस यूज है वहाँ पे, एंड द इक्वेशंस आर ऑल्सो वेरी कंप्यूटेशनली डिमांडिंग। उसके बाद ये जो ट्रेजेक्ट्री प्लानिंग का जो ये टॉपिक है,
ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है हम लोगों को, ठीक है। और दिस इज़ अ इंटरमीडिएट काइंड ऑफ अ टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्ट्रिक्टली डील कर रहे हैं विद अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, बट ट्रेजेक्टरी प्लानिंग आपको हेल्प करता है शिफ्ट करने में टुवर्ड्स अ लिटिल बिट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, because most of the task related to the trajectory planning is done using computer algorithms, ठीक है। और इसके बाद जो robotics 103 होगा, robotics 103, that is going to be entirely dependent upon the implementation of computer algorithms, because robotics 103 हमारा कौन सा टॉपिक होगा, वो होगा रोबोट कंट्रोल। और यहाँ पे हम कंट्रोल सिस्टम्स को बिल्कुल ही स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और उसे स्केल अप करेंगे रोबोटिक्स मॉडर्न डे कंट्रोल सिस्टम्स तक, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी टोटली डिपेंडेंट अपॉन कंप्यूटर्स, और यहाँ पे टोटली मैथमेटिक्स हो रही है, यहाँ पे टोटली कंप्यूटेशन हो रही है। सो ये जो बीच का टॉपिक है ट्रेजेक्टरी प्लानिंग, इट इन्वॉल्व्स मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस। सो सीधे मैथमेटिक्स से कंप्यूटर्स पे आने से पहले इट इज़ बेटर टू हैव अ इंटरमीडिएट टॉपिक। सो ट्रेजेक्टरी प्लानिंग वो एक इंटरमीडिएट टॉपिक है जो कि हमें सीधे मैथमेटिकल डोमेन से कंप्यूटर या कंप्यूटेशनल डोमेन तक लाने के बीच में एग्जिस्ट करता है। दैट इज़ वाई हमने यूनिट 8 को यानी ट्रेजेक्टरी प्लानिंग को रोबोटिक्स 102 में इन्वॉल्व करा है, ठीक है। इसको हम चाहते तो रोबोटिक्स 103 में भी इन्वॉल्व कर सकते थे, बट वहाँ पे ये थोड़ा सा ऑड होता, ठीक है। सो दैट इज़ वाई हम यूनिट 8 को भी यहीं पे कवर करेंगे। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द actual lecture 1. So let us now formally start the introduction of unit 5. So this is unit 5. यहाँ पे हम पढ़ेंगे मैनिपुलेटर के डिफरेंशियल रिलेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। सो अब इससे हम क्या समझते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है इसको एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है। सो प्रीसीडिंग चैप्टर्स में आज से पहले हमने 4 यूनिट्स कवर करी हैं। उसमें हमने पढ़ी थी डायरेक्ट एंड इनवर्स काइनेमेटिक्स। अब देखो डायरेक्ट काइनेमेटिक्स क्या होती है, अगर मैं आपको एक मॉडल की हेल्प से समझाऊं। सो देखो ये अपना एक स्टैंडर्ड 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम इंडस्ट्रियल मैनिपुलेटर है, ठीक है। अब अगर हमने इतने सारे डायरेक्ट काइनेमेटिक्स के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करा है, सो डायरेक्ट काइनेमेटिक्स में क्या होता है या फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में ऐसा होता है, ये जो एंगल्स हैं θ1 θ2 θ3 θ4 5 एंड 6, यानी कि जो जॉइंट पैरामीटर्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमें गिवन होती हैं, ठीक है। सो अगर मैं आपको मोशन करके दिखाऊं, ये जो एंगल्स हैं मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूँ। सो दिस इज़ θ1, सिमिलरली ये अपना हो गया θ2, दिस इज़ θ1, ये हो गया अपना θ3, ये हो गया अपना θ4, ये हो गया अपना θ5, और ये है θ6, यानी कि 6 अगर यहाँ पे जॉइंट्स हैं, सो मेरे पास ये पावर है कि मैं उन 6 जॉइंट्स को इंडिविजुअली एक्चुएट कर सकता हूँ, और वो कितने डिग्री या कितने यूनिट से एक्चुएट होंगे मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। सो दिस इज़ दी फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। और हमको कंप्यूट क्या करना होता है, हमको कंप्यूट करनी होती है ये जो हमारी एंड इफेक्टर की पोजीशन एंड ओरिएंटेशन है, ठीक है। ये बेस फ्रेम के रिस्पेक्ट में एंड इफेक्टर की जो पोजीशन है और उसकी जो ओरिएंटेशन है वो हमको कैलकुलेट करके बतानी होती है कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर θ1 से लेके θ6 की वैल्यू ये है, या जॉइंट वेरिएबल 1 से लेके जॉइंट वेरिएबल 6 तक की वैल्यू ये है जो हमें गिवन है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ आवर एंड इफेक्टर। दिस इज द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ आवर फॉरवर्ड और डायरेक्ट काइनेमेटिक्स। फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में इतना ही करते थे। अब इनवर्स काइनेमेटिक्स में हम क्या करते थे, इसका जैसे नाम बताता है इनवर्स, सो इनवर्स काइनेमेटिक्स इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। सो इनवर्स काइनेमेटिक्स में आपको क्या गिवन होता है, सो अगर ये जो फ्रेम दिख रहा है दिस इज द एंड इफेक्टर फ्रेम, अगर मैं हाईलाइट करके दिखाऊं, सो दिस इज द एंड इफेक्टर फ्रेम, एक्स वाई और जेड एक्सिस हैं, ठीक है। और ये जो अपना नीचे फ्रेम है हिडन, दिस इज द बेस फ्रेम या रेफरेंस फ्रेम हो गया, ये ग्लोबल फ्रेम है, ठीक है। सो इनवर्स काइनेमेटिक्स में क्या होता था, इफ यू रिकॉल, हमें अपने जो एंड इफेक्टर है इसकी पोजीशन का डेटा और ओरिएंटेशन का डेटा गिवन होता था, जिसको हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय मैंने आपको बताया था इस डेटा को हम कॉन्फ़िगरेशन डेटा भी बोल देते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन डेटा या फिर कार्टेशियन स्पेस डेटा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। बिकॉज वो जो डेटा पॉइंट्स होता है जिसको हम R11 R12 R13 एट्सेट्रा ये जो जनरल टर्म से डिफाइन करते थे, तो वो कॉन्फ़िगरेशन डेटा होता है हमारे एंड इफेक्टर की पोजीशन एंड ओरिएंटेशन के डेटा को
कलेक्टिवली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, so that is the configuration data that is always given to us in the problem of the inverse kinematics. ठीक है, so configuration data is given to you. अब इनवर्स काइनेमेटिक्स में हमसे पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर के लिए व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 एटसेट्रा, यानी कि जो हमारे जॉइंट वेरिएबल्स हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए अगर मेरे रोबोट के मैनिपुलेटर के एंड इफेक्टर को इस पोजीशन और इस कॉन्फ़िगरेशन पे लेकर आना है। सो इन्वर्स काइनेमेटिक्स में आपको थीटा 1 से लेके थीटा 6 तक की, या फिर जॉइंट पैरामीटर 1 से लेके जॉइंट पैरामीटर 6 तक की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ती थी। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द इन्वर्स काइनेमेटिक्स। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हम फॉरवर्ड और इन्वर्स काइनेमेटिक्स सॉल्व करते थे, दे आर ओनली डीलिंग विद द काइनेमेटिक्स ऑफ द मैनिपुलेटर। अब काइनेमेटिक्स आपको पता होगा इज द स्टडी ऑफ ओनली मोशन एंड ज्योमेट्री। ठीक है, मोशन और ज्योमेट्री ही ट्रांसफर हो रही है काइनेमेटिक्स में। मतलब बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योमेट्री ओनली पर्टिकुलर मोशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लिंक टू अनदर लिंक। ठीक है, सो अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ी मोशन करके दिखाऊं, सो इन टर्म्स ऑफ काइनेमेटिक्स अगर आपका रोबोट इस तरीके से मूव कर रहा है, सो अगर आप इसको काइनेमेटिक्स की नज़रिए से देखोगे, सो अगर आप एंड इफेक्टर को कंसीडर करो, दिस इज द एंड इफेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस जॉइंट, लेट अस अज्यूम द मोशन। ठीक है, सो टेक्निकली तो ये मोशन इस तरीके से हो रहा है, बट जब आप इसको काइनेमेटिक्स के नज़रिए से देखोगे, देन ओनली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट with respect to this particular point is of prime importance. Only it is going to deal with the displacements, यानी कि क्या डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का। इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक इनटू कंसिडरेशन द टाइम फ्रेम, कितने टाइम में एंड इफेक्टर का फ्रेम अपने इस पॉइंट से मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमारे काइनेमेटिक्स में डील नहीं किया जाता है। काइनेमेटिक्स में आप क्या डील करोगे, दिस पॉइंट अगर ये मूव करके यहाँ पर आ गया, सो हम खाली इनिशियल पोजीशन से कंसर्न रखते हैं और फाइनल पोजीशन से कंसर्न रखते हैं। ये इस पॉइंट से पॉइंट बी तक कितनी टाइम के बाद गया, कितनी स्पीड से गया, कितने एक्सेलरेशन से गया, ये सारा हमारा और जो काइनेमेटिक्स होता है उसमें डील नहीं किया जाता है। दैट इज़ वाई मैं कह रहा हूँ जब आप फॉरवर्ड और इन्वर्स काइनेमेटिक्स पढ़ते हो, यू आर ओनली कंसर्न्ड विद द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन डेटा ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। ठीक है, सपोज एट टाइम t इक्वल्स टू 0, ये हमारा मैनिपुलेटर इस जगह पे है, मेरे को खाली इसकी पोजीशन एंड ओरिएंटेशन से मतलब है। मुझे ये नहीं पता कि ये यहाँ से आगे अगर जाएगा तो किस वेलोसिटी से जाएगा, कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, वो अपने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स और इन्वर्स काइनेमेटिक्स में कंसर्न नहीं होता। ठीक है, सो अगर ये पॉइंट ए है, यहाँ पे हमारा मैनिपुलेटर इस ओरिएंटेशन में है। ठीक है, अब सपोज हमने अपने मैनिपुलेटर को मूव करके हम इसको ले गए यहाँ पे, दिस इज सपोज पॉइंट बी। सो हमारा पॉइंट ए यहाँ पे था, पॉइंट बी यहाँ पे है, और ये एक सर्कुलर आर्क की अलोंग मूव करा है। सो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई एक सर्कुलर आर्क के अलोंग हमारा एंड इफेक्टर मूव करा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काइनेमेटिक्स में जो हमारा खाली जो मोशन है उसकी स्टडी करी है। ठीक है, जो कॉन्फ़िगरेशन डेटा है उसकी स्टडी करी है। हमने ये अभी तक स्टडी नहीं करा है कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाने में हमारे मैनिपुलेटर को कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, और अगर ये मूव कर रहा है तो डिफरेंट जॉइंट्स पे कितने फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ठीक, क्या एक्सेलरेशन है, क्या टॉर्क्स आपको चाहिए, पावर कंजम्पशन कितनी होगी अगर आप कंट्रोल सिस्टम्स के नज़रिए से देखो। ठीक है, सो ये सारी स्टडी हमने नहीं करी है, एंड ऑल दीज स्टडीज आर गोइंग टू बी कवर्ड इन द रोबोटिक्स 102 कोर्स। सो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल मोशन की बात कर रहे हैं। डिफरेंशियल मोशन का मतलब क्या है, यू आर टेकिंग द पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये वाली मोशन आपको दिखाई थी, सो ये अपना पॉइंट ए है, एज्यूम कर लो, और ये अपना पॉइंट बी है। ठीक है, सो इफ़ दिस इज़ पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट ए हो गया अपना, और अगर आपने अपने मैनिपुलेटर को मूव करा, दिस इज़ पॉइंट बी। सो ए से बी पर आने पे अगर मैं इसको स्लोली मूव करूं, सो ये इस टाइप से मूव करेगा। आप अपने मैनिपुलेटर के एंड इफेक्टर को देखो। ठीक है, सो ये इस टाइप से मूव कर रहा है।
सो मैं एज्यूम कर सकता हूँ हर एक मूवमेंट मेरी 1 सेकेंड की है, ठीक है। सो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट्स में चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, ठीक है। सो आप एज्यूम करो यहाँ पे जो क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं, जो पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, दे आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आई कैन एक्सप्रेस द डिफरेंट मोशंस पर यूनिट टाइम। दैट इज वाई अगर आप किसी भी चीज़ को डिफरेंस लेते हो और डिनोमिनेटर में यू आर टेकिंग द डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम, ठीक है। सो हम उस पूरे एक्सप्रेशन को, वो फंक्शन को या उस प्रॉपर्टी को एज अ फाइनाइट डिफरेंशियल ट्रीट कर सकते हैं। और यहाँ से हमारी जो एक नया फील्ड ऑफ स्टडी है जिसे हम मैनिपुलेटर्स डिफरेंशियल मोशन या फिर डिफरेंशियल काइनेमेटिक्स कह सकते हो, सो उसकी यहाँ से नींव डाली जाती है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी डिफरेंट मोशंस होते हैं इनकी स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको पता है इफ़ यू आर टेकिंग एनी पैरामीटर एंड यू आर एक्सप्रेसिंग इट एज अ डिफरेंशियल ऑफ टाइम, देन वहाँ पे हम अपने डेरिवेटिव्स की इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। Therefore, manipulators differential motion is nothing but the study of various equations and expressions which are going to relate the properties of these manipulators, the kinematic relations in terms of differentials, ठीक है। सो जो ये टर्म आती है डिफरेंशियल रिलेशन, इट इज नथिंग बट द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ द मैनिपुलेटर दैट वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड इन द यूनिट 4 एंड यूनिट 3। यानी कि जो आपने काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं, इनवर्स काइनेमेटिक्स की, फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स की, कोऑर्डिनेट फ्रेम्स के बीच के जो काइनेमेटिक रिलेशंस हैं जो हम अब तक करते आ रहे हैं, जब आप इन इक्वेशंस की टाइम डेरिवेटिव ले लेते हो, यानी कि जब आप इन्हें डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम पैरामीटर, ठीक है, टाइम पैरामीटर से जब आप इसे डिफरेंशिएट करते हो, सो आपको एक न्यू सेट ऑफ इक्वेशंस मिलती हैं जो मैनिपुलेटर की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफाइन करती हैं। सो उन इक्वेशंस को वी कॉल इट दी मैनिपुलेटर्स डिफरेंशियल मोशन रिलेशंस। तो जो मैनिपुलेटर का जो मोशन है, ठीक है, सो अगर ये इस टाइप से मोशन है, इस मोशन की जो रिलेशंस हैं वो ऑब्वियसली ये मूव कर रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो मूव कर रहा है ना। जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा वैसे ही तो मोशन होगा। तो इस मोशन को जो इक्वेशन डिफाइन करेंगी इन टर्म्स ऑफ टाइम पैरामीटर, जिसको आप यूजुअली डेरिवेटिव्स की फॉर्म में लिखते हो, सो दीज आर द इक्वेशंस दैट आर नोन एज द मैनिपुलेटर्स डिफरेंशियल मोशन ऑफ डिफरेंशियल मोशंस, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंशियल रिलेशंस। सो अब हम एक एक करके इन रिलेशंस के बेसिक्स को समझते हैं। सो नाउ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि वाई वी आर स्टडिंग दी डिफरेंशियल मोशन रिलेशंस। इन रिलेशंस को पढ़ने की ज़रूरत क्या है? सो इसका एक बहुत सिंपल आंसर है, वो है प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है वहाँ पे जब आप अपने मैनिपुलेटर को ऑपरेट करोगे, सो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू ऑपरेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन दी कार्टेशियन स्पेस। हमारा जो मैनिपुलेटर है, ऐसा तो है नहीं कि अभी आपने कमांड दी टी इक्वल टू 0 पे कि 90 डिग्री मूव करना है, सो टी इक्वल टू 0 पे ही 90 डिग्री पे पहुंच जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। दिस इज अ फिजिकल मशीनरी दैट विल ऑब्वियसली गोइंग टू टेक सम टाइम टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशंस। सो फॉर एग्जांपल टी इक्वल टू 0 पे ये हमारा 0 डिग्री पे था, ये वाला जो जॉइंट है, जॉइंट 0, ठीक है। अब मैंने बोला 90 डिग्री टर्न हो जाओ, सो अगर ये 90 डिग्री टर्न हो रहा है, सो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, मे बी 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, डिपेंडिंग अपॉन दी स्पीड और द रोटेशन रेट। उसी पे तो डिपेंड करेगा कि कितने टाइम के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो हम अपनी जो मैनिपुलेटर है ये हमेशा हमारा कार्टेशियन स्पेस में ऑपरेट करता है, इसी को टास्क स्पेस भी बोलते हैं, ये मैंने आपको इन्वर्स काइनेमेटिक्स में बताया था। ठीक, प्रैक्टिकली जब भी आप मैनिपुलेटर को चाहते हो, अगर यहाँ पे एक वेल्डिंग टूल लगा है, सो वेल्डिंग टूल जो हमारा मूव करेगा विद अलोंग विद दिस एंटायर मैनिपुलेटर, वो हमेशा कार्टेशियन स्पेस में मूव करेगा, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे वेल्डिंग टूल है, आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उसकी पोजीशन एंड ओरिएंटेशन डेटा। बट जब आप इस रोबोट को कंट्रोल करोगे यूजिंग सम कंप्यूटर्स या फिर सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स, सो इसकी जो कंट्रोलिंग होती है मैनिपुलेटर की, दैट इज ऑलवेज डन इन दी जॉइंट स्पेस, ठीक है। मतलब समझ रहे हो डिफरेंस। जो रोबोट ऑपरेट होता है वो हमेशा कार्टेशियन स्पेस में ऑपरेट होता है, यानी कि एंड इफेक्टर की पोजीशन एंड ओरिएंटेशन डेटा इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस।
बट जो रोबोट की कंट्रोलिंग होती है दैट इज ऑलवेज इन द जॉइंट स्पेस, यानी कि कंट्रोलिंग के लिए आपको थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 एट्सेट्रा इन सबको कंट्रोल करना पड़ता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे जो हम डिफरेंशियल रिलेशंस पढ़ने जा रहे हैं, जो हम डिराइव करने जा रहे हैं इक्वेशंस, दे आर गोइंग टू रिलेट दी जॉइंट वेलोसिटीज टू दी एंड इफेक्टर वेलोसिटीज। सो जो हम मैनिपुलेटर डिफरेंशियल रिलेशंस में डिराइव करेंगे वो होगी रिलेशनशिप और इक्वेशंस दैट आर गोइंग टू रिलेट द जॉइंट स्पेस प्रॉपर्टीज टू दी कार्टेशियन स्पेस प्रॉपर्टीज। यानी कि जो जॉइंट स्पेस में हमारी प्रॉपर्टीज हैं थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 एट्सेट्रा, इनके जो रेट हैं, इनकी जो चेंज की रेट है, ठीक है, उनको रिलेट करा जाएगा कार्टेशियन स्पेस में जो प्रॉपर्टीज हैं एक्स वाई जी, ठीक है, वेलोसिटीज, उनके रेट से। समझ में आया? यानी कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी रोबोट की, जो उसका ऑपरेशन कार्टेशियन स्पेस में होता था बट कंट्रोलिंग जॉइंट स्पेस में होती थी, उनके रेट की जो इक्वेशंस हैं यानी कि टाइम रेट, उनकी रिलेशनशिप को हम यहाँ पे डिराइव करने जाते हैं। ठीक है, सो अभी हमने समझा जो अपने कार्टेशियन स्पेस होता है यानी कि टास्क स्पेस, यहाँ की प्रॉपर्टीज को जो जॉइंट स्पेस होता है जहाँ पे रोबोट की कंट्रोलिंग होती है कंट्रोल सिस्टम के द्वारा, उनकी हमें एक रिलेशनशिप चाहिए होती है जो हम निकालते हैं और उन्हें बोलते हैं मैनिपुलेटर्स डिफरेंशियल रिलेशंस। ठीक है, सो अब ये आता कैसे है, मतलब कुछ मैथमेटिकल बैकग्राउंड भी होना चाहिए, कुछ फाउंडेशन भी होनी चाहिए, ये हम निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपने अपने मैथमेटिक्स के इंजीनियरिंग कोर्स में जैकोबियन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, सो द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द जॉइंट स्पेस डेटा टू द कार्टेशियन स्पेस डेटा इज एक्चुअली गिवन बाय द जैकोबियन। अगर जॉइंट स्पेस की प्रॉपर्टीज आपके पास हैं और इसको आपको मैप कराना है या कन्वर्ट कराना है to the properties of the Cartesian space, then we have to use the tool Jacobian. बट अगर आपके पास कार्टेशियन स्पेस की यानी कि टास्क स्पेस की प्रॉपर्टीज हैं, इक्वेशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं और उनको आपको मैप कराना है टू दी टू दी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस और कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशंस रिलेटेड टू दी जॉइंट स्पेस, देन वहां पे हम यूज करते हैं जैकोबियन इनवर्स का। ठीक है, and this Jacobian is one of the most important tools for the characterization of the differential motions of the manipulator. Particularly we are in this course talking about the serial manipulators. ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग जैकोबियन तक थ्योरेटिकली इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो थोड़े से एडवांस टॉपिक्स हैं जैकोबियन के, जैसे कि जैकोबियन की सिंगुलैरिटीज, सो जैकोबियन सिंगुलैरिटीज हम उस पॉइंट पे इंट्रोड्यूस करेंगे और वहां से पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट अस नाउ प्रोसीड फर्दर। सो इन अ नटशेल हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंशियल मोशंस रिलेशंस हैं उनको अगर आपको जॉइंट स्पेस से लेके कार्टेशियन स्पेस तक कन्वर्ट कराना है यानी मैप कराना है, सो जैकोबियन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। बट जैकोबियन इज़ अ एडवांस कंसेप्ट इन रोबोटिक्स, और जैकोबियन को समझने से पहले इसकी जो बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, जो मैथमेटिक्स है, जो प्री रिक्विजिट है, वो हमें सीखने पड़ेंगे। ठीक है, सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द प्री रिक्विजिट, और यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रिजिड बॉडी। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी कैसे होती है, लिंक्स जब आपको गिवन है सो वेक्टर की फॉर्म में आप उसे कैसे डिफाइन करोगे, ये सारी चीज़ें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट दी लीनियर वेलोसिटी व्हेन अ गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन टू अस। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। ठीक, उसके बाद वी विल स्टडी दी लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू एंगुलर मोशन। अगर एक रिजिड बॉडी है और आपने उसको एक रोटेशन दी है, यानी अगर आप उसे एक एंगुलर मोशन दे रहे हो, सो उस एंगुलर मोशन की वजह से भी उसमें कुछ ना कुछ लीनियर वेलोसिटी आएगी। उसको वेक्टर की फॉर्म में कैसे डिफाइन करना है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद देर इज़ वन मोर टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे अपनी रिलेशनशिप बिटवीन दी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एंड दी एंगुलर वेलोसिटी। सो जो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालते थे टी एन विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम, उसकी रिलेशनशिप हमारी एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या होगी, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। सो ऐसे रिलेशनशिप जो हमें मिलते हैं जब हम अपनी काइनेमेटिक इक्वेशन को टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, उन रिलेशनशिप्स को हम बोलते हैं द डिफरेंशियल रिलेशंस ऑफ मोशन फॉर द मैनिपुलेटर। ठीक है, सो अभी हमें जो मैनिपुलेटर के डिफरेंशियल रिलेशंस हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू हैव सम मैथमेटिकल एंड फाउंडेशनल knowledge about the various little components
that make up this entire unit. So सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रिजिड बॉडी के लिए, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है, दिस इज़ अ जनरल लिंक, ये हमारा एक लिंक है। सो लेट अस कॉल इट लिंक आई। जैसे हम पहले करते थे उसी तरीके से हमने यहाँ पे इस लिंक को एज्यूम करा है। ये एक अपना लिंक है, इसके दो एंड हैं। सो दिस इज़ दी प्रॉक्सिमल एंड एंड दिस वन इज़ दी डिस्टल एंड, ठीक है। ये लिंक का कोई भी शेप हो सकता है, फॉर सिंप्लिसिटी हमने इसको एक बीम की शेप में लिया है, ठीक है। सो ये अपना लिंक हो गया एंड यहाँ पे हमने कंसिडर करा है दिस इज़ दी ग्लोबल फ्रेम। सो ये जो अपना है ये अपना ग्लोबल फ्रेम है या फिर बेस फ्रेम है। सो वी कैन कॉल इट दी बेस फ्रेम। और इसकी जो एक्सेस हैं दैट इज़ x0 y0 एंड z0, ठीक है। सो दिस इज़ फ्रेम नंबर 0 और ये जो पॉइंट है इसको हम O0 से मार्क कर देते हैं। सो दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 0। सो अब हम अपने लिंक को एनालाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स्ड लिंक, विद रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स्ड फ्रेम दैट इज़ फ्रेम 0। सो ये जो अपना लिंक है लिंक आई, अगर आप अपनी मार्किंग स्कीम को चेक करोगे प्रीवियस सेक्शन में, तो मैंने आपको बताया था ये जो इसका प्रॉक्सिमल एंड होता है इसकी मार्किंग होती है i-1। सो यहाँ से जो एक्सेस पास होगी वो एक्सेस क्या होगी, दैट विल बी एक्सेस i-1। और यहाँ पे एक और लिंक होगा, उसके साथ यहाँ पे एक जॉइंट फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो एक्सेस पास होगी उसको हम बोल देते हैं, लेट अस कॉल इट ओ i-1, ठीक है। सिमिलरली इसके जो डिस्टल एंड पे एक और लिंक होगा इस टाइप से, यहाँ से एक जॉइंट फॉर्म होगा और यहाँ से जो एक्सेस पास होगी लेट अस कॉल इट एक्सेस आई, यानी कि ओ आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। सो लेट अस नाउ अटैच डिफरेंट कोऑर्डिनेट फ्रेम्स टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अपने ओ i-1 पॉइंट पे हम एक कोऑर्डिनेट फ्रेम अटैच करेंगे। सिमिलरली ये जो अपने लिंक का डिस्टल एंड है यानी ओ आई पे वी हैव टू अटैच अ डिफरेंट कोऑर्डिनेट फ्रेम। सो लेट मी जस्ट मेक द कोऑर्डिनेट फ्रेम्स, ठीक है। सो ये जो अपना ओ i-1 पॉइंट था यहाँ पे हमने प्रॉक्सिमल फ्रेम को अटैच कर दिया है। सो ये जो फ्रेम है जिसकी तीन एक्सेस हैं zi-1, xi-1 और yi-1, ठीक है, इसको हमने ओ i-1 पॉइंट पे अटैच कर दिया है। सिमिलरली जो ओ आई पॉइंट है यानी कि ये वाला पॉइंट जो कि अपने लिंक का डिस्टल एंड है, यहाँ पे हमें एक और कोऑर्डिनेट फ्रेम को अटैच करना पड़ेगा। सो लेट अस नाउ मेक दी सेकंड कोऑर्डिनेट फ्रेम, ठीक है। सो अपने लिंक आई के डिस्टल एंड पे एट द पॉइंट ओ आई हमने ये सेकंड फ्रेम अटैच कर दिया है जिसकी मार्किंग हमने करी है जेड आई से, वाई आई से और एक्स आई से, ठीक है। सो ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम की जो एक्स वाई और जेड एक्सिस के जो डायरेक्शन है उनकी रिस्पेक्ट में जो ओ i-1 फ्रेम है और ओ आई फ्रेम है, इन दोनों में देयर इज सम ट्रांसलेशन एज वेल एज सम ओरिएंटेशन चेंज, ठीक है। सो इस फ्रेम की कंपैरिजन में अगर आप इस फ्रेम को देखते हो तो ये कुछ डिस्टेंस पे ट्रांसलेट भी हुआ है और इसकी जो एक्सिस है वो कुछ एंगल पे रोटेट भी हुई है। सिमिलरली अगर आप अपने बेस फ्रेम की रिस्पेक्ट में जो ओ आई फ्रेम है यानी कि ये वाला फ्रेम है इसको एनालाइज करोगे, सो ऑब्वियसली देयर इज सम काइंड ऑफ ट्रांसलेशन जो कि इस डिस्टेंस से मैं बताता हूँ ये ट्रांसलेशन हुआ है। ऑल्सो जो एक्सेस है हमारी फ्रेम ओ आई की वो कुछ एंगल पे रोटेटेड है विद रिस्पेक्ट टू दी द एक्सेस ऑफ द बेस फ्रेम। सो वी कैन से दैट जो फ्रेम ओ i-1 है और जो फ्रेम ओ आई है देयर इज ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेस ऑफ द बेस फ्रेम, ठीक है। सो अपने ये जो फ्रेम्स हैं यहाँ पे पोजीशन में चेंज हुआ है और ओरिएंटेशन में चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम। देयरफॉर आई कैन से दैट अगर मैं इस जो चेंज है डेल्टा प्रॉपर्टी, सो अगर मैं इसको डेल्टा प्रॉपर्टी लिख दूँ वेयर डेल्टा सिग्निफाइज द चेंज, सो अगर इस चेंज को हम डिवाइड करें विद द डेल्टा टाइम यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज है, सो दैट इज गोइंग टू गिव मी द लीनियर वेलोसिटी as well as the angular velocity of the link. So where this property is nothing but the position and orientation data of the link with respect to the base frame. So I can say that अगर मैं अपने लिंक की पोजीशन एंड ओरिएंटेशन डेटा को वेरी करूँ या डिफरेंशिएशन लूँ उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम, then in the three dimensional space it is going to produce either linear velocity or angular velocity or a combination of both, ठीक है। सो इन दिस वे मेरे को अपनी लीनियर वेलोसिटी लिंक की और एंगुलर वेलोसिटी लिंक की मिल सकती है।
और हमने यहाँ पे जितने भी जो कोऑर्डिनेट फ्रेम्स बनाए हैं, ये जो लिंक के डिफरेंट पॉइंट्स पे अटैच्ड हैं, सो दे हैव टू मूव व्हेन द लिंक मूव्स। सो ये जो कोऑर्डिनेट फ्रेम है ये लिंक से अटैच्ड है, और जब हमारा लिंक मूव करेगा सो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट फ्रेम्स भी उसी के साथ में मूव करेंगे। सो अब अपनी एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए लेट अस क्रिएट द डिस्टेंस वेक्टर और द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, सो अपना फ्रेम आई है, सो दिस इज द आयत फ्रेम। यहाँ से लेके अगर मैं बेस फ्रेम के ओरिजिन से एक वेक्टर बनाऊं, सो ये रिप्रेजेंट करेगा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम आई विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ द बेस फ्रेम। ठीक है, सो हमने एक वेक्टर सेलेक्ट करा है और बेस फ्रेम के ओरिजिन से ये जो हमारा फ्रेम आई है इसके ओरिजिन तक एक वेक्टर बनाया लाइक दिस। ठीक है, और इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, सो मैंने इसको बना दिया ऑरेंज कलर से। ठीक है, सो ये जो ऑरेंज कलर का वेक्टर है दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम आई विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ द बेस फ्रेम। तो हमने इस वाले वेक्टर को बोल दिया लेट अस कॉल इट डी आई विद रिस्पेक्ट टू 0, वेयर डी इज द डिस्प्लेसमेंट, आई है हमारे कौन से फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट है यानी कि फ्रेम आई का डिस्प्लेसमेंट, और ये जो 0 है दैट इज द फ्रेम अबाउट विच वी आर मेजरिंग द डिस्प्लेसमेंट। सो अगर मैं इसको लिखूं डी वाले टर्म को, तो दिस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रेम आई विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0। ठीक है, ये वाला जो वेक्टर है, और इसका हमने कलर भी ऑरेंज में चेंज कर दिया है। अब सिमिलरली हमारी जो फ्रेम आई की जो एक्सेस हैं एक्स आई वाई आई और जेड आई, ये हमारी जो बेस फ्रेम है इसकी एक्सेस के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ एंगल्स पे रोटेटेड है, यानी कि बेस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो फ्रेम आई है यहाँ पे कुछ ना कुछ रोटेशन हुई हुई है। ठीक है, और वो जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करा है हमने अपने रोटेशन मैट्रिक्स से। सो हमने आर यानी कि रोटेशन मैट्रिक्स ऑफ द फ्रेम आई विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0, ये भी हमारे पास हमने एज्यूम करा है कि दिस डेटा इज ऑल्सो गिवन टू अस। So where the term di relative to 0, it describes the position of the frame I with respect to frame 0. ठीक है, सो ये डिस्प्लेसमेंट पार्ट हो गया, और ये हो गया अपना रोटेशन या फिर ओरिएंटेशन का पार्ट। आर आई विद रिस्पेक्ट टू 0 मैट्रिक्स, इट डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन ऑफ द फ्रेम आई विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0। बोथ द वैल्यूज आर नोन टू अस बाय दिस टाइम। क्यों, हमें कैसे पता है? बिकॉज इन द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स एंड इन द इनवर्स काइनेमेटिक्स हमने अपनी जो ये दो मैट्रिक्स हैं यानी डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स और ओरिएंटेशन मैट्रिक्स की वैल्यू कैलकुलेट करी है। ठीक है, सो वी कैन से दैट फ्रॉम दी फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स एंड इनवर्स काइनेमेटिक्स वी ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ दीज टू मैट्रिक्स फॉर एनी टू पर्टिकुलर फ्रेम्स। हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द कंसेप्ट्स ऑफ फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स एंड इनवर्स काइनेमेटिक्स। सो इन दिस एनालिसिस हम एज्यूम करते हैं दिस वैल्यू इज नोन टू अस एंड ओरिएंटेशन वैल्यू इज ऑल्सो नोन टू अस। सो अब अगर मैं इसको एक होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स में की फॉर्म में लिखूं, सो आई कैन सिंपली राइट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम आई relative to the base frame 0, it can be written in a 4x4 फॉर्मेट। ये होता है अपना होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ठीक है, सो अभी हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज करते हुए अपने होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो अपर 3x3 का पार्ट होता है दैट इज नथिंग बट द रोटेशन ऑफ फ्रेम आई विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम। ठीक, नाउ देयर इज दिस सेपरेशन, जो इसका राइट साइड में अपर पोर्शन होता है दैट इज अ 3x1 मैट्रिक्स, ये होता है अपना डिस्प्लेसमेंट पार्ट। सो दिस इज डी आई विद रिस्पेक्ट टू 0। लोअर साइड में लेफ्ट पोर्शन में यहाँ पे होता है स्केल, दिस इज द परस्पेक्टिव मैट्रिक्स, और यहाँ पे होता है स्केल फैक्टर। ठीक है, so this is the symbolic representation of the transformation of frame I relative to frame 0। so इतनी information हमारे पास है। we have assumed that this transformation for any two frames I and frame 0 are already known to us, or we have the sufficient knowledge at our dispense that by using that particular knowledge we are able to calculate this particular matrix for the problem। so we assume that this is known to us। so अब क्वेश्चन होता है कि how to express the linear velocity vector and the angular velocity vector in terms of this
होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है। सो इस मैट्रिक्स की फॉर्म में, इस मैट्रिक्स को यूज करते हुए हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन फॉर द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस लिंक आई relative to the base link, relative to the base frame 0 when the value of the displacement matrix and the rotation matrix is given to us. So ये exercise हम करेंगे on the next page. So ये अपना previous diagram है, ये वही link I है with respect to base frame हमने इसे बनाया हुआ है, और ये जो coordinate frame I है इसके origin का position vector with respect to the origin of frame 0, इसको हमने जो position part है उसको डी आई विद रिस्पेक्ट टू जीरो वेक्टर से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे लीनियर वेलोसिटी ऑफ द लिंक आई विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम व्हेन वी आर गिवन विद द 4x4 मैट्रिक्स। जब हमें इस मैट्रिक्स की यानी कि होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की वैल्यू पता है तब आप अपनी लीनियर वेलोसिटी को किस टाइप से डिफाइन करोगे, ठीक है। सो अभी हमने अज्यूम करा है जो हमारा लिंक आई है इट इज ओनली ट्रांसलेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम 0। सो फ्रेम 0 के रिस्पेक्ट में अपना जो ये लिंक है, लिंक आई, ये खाली ट्रांसलेशन कर रहा है, मतलब इसकी खाली लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसके जो फ्रेम्स की ओरिएंटेशन है, मतलब पूरे लिंक की जो ओरिएंटेशन है वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू दी बेस फ्रेम, ओरिएंटेशन में चेंज नहीं आ रहा है। ओनली लिंक हमारा एक लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दी बेस फ्रेम। सो उस केस में क्या होगा, आप इस लिंक का कोई भी पॉइंट उठा लो, कोई भी पॉइंट, सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम होगी, दैट विल बी इक्वल टू दी वेलोसिटी ऑफ दी ट्रांसलेशन, बिकॉज हमारा लिंक अपनी ओरिएंटेशन को चेंज नहीं कर रहा है। हमने ऐसा इसलिए एज्यूम करा है बिकॉज फर्स्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ लिंक। सो लीनियर वेलोसिटी के केस में हमें एंगुलर मोशन वाले पार्ट को जीरो एज्यूम करना पड़ेगा, दैट इज वाई हम एज्यूम कर रहे हैं कि अपना जो लिंक है वो अपनी ओरिएंटेशन को यानी कि रोटेशन को चेंज नहीं कर रहा है, इट इज ओनली ट्रांसलेटिंग along some direction with respect to the base frame in a linear fashion, linear translation हो रही है, ठीक है। सो आपको पता होगा अगर आप डिस्टेंस को डिवाइड करोगे, कोई एक पार्टिकल है जो लीनियर डिस्टेंस लीनियर मोशन कर रहा है, सो उसके द्वारा कवर किया डिस्टेंस को जब आप टाइम से डिवाइड करते हो, सो आपको क्या मिलता है, यू गेट दी वेलोसिटी। सो आपको वेलोसिटी मिलती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो सेम कंसेप्ट को यूज़ करते हुए we will define the linear velocity of the link I, ठीक है। So the linear velocity of the link I with respect to the base frame 0 is given by, हम इसको assume कर लेते हैं v से हम डिनोट कर रहे हैं linear velocity को, I है हमारा जिस फ्रेम की linear velocity हम डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो लीडिंग साइड में सुपरस्क्रिप्ट की जगह है, यहाँ पे जो मैंने 0 लिखा है इसका मतलब है किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं। So vi with respect to 0 is the linear velocity of the frame I which is attached to link I, ठीक है, with respect to the origin of the base frame। तो ये वेक्टर है, so you can write it in terms of a vector, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक में इसको बोल्ड करके लिखा होता है, सो वहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं होता है, हम इसको यहाँ पे बोल्ड करके नहीं लिख सकते हैं, दैट इज़ वाई एक्सप्लिसिटली आई एम यूजिंग द वेक्टर साइन। अगर कहीं पे मैं v के ऊपर वेक्टर साइन लगाना भूल जाऊँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि v हमारा स्केलर है, ठीक है, उसका मतलब ये है कि मैं साइन लगाना भूल गया हूँ। इन रियलिटी v इज़ ऑलवेज अ वेलोसिटी वेक्टर जिसके अपने 3 कंपोनेंट्स होते हैं अलॉन्ग दी 3 प्रिंसिपल डायरेक्शन ऑफ द कार्टेशियन फ्रेम, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया अपना वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम आई अटैच्ड टू द डिस्टल पॉइंट ऑफ द लिंक आई एक्सप्रेस्ड विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 0। सो ये क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज यानी कि d/dt यानी कि डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस, यानी कि अगर मैं डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम करूं सो मेरे को वेलोसिटी मिलती थी। अब यहाँ पे हमने लिखा डिस्टेंस, बट कौन सा वाला डिस्टेंस, ये एक क्वेश्चन का पॉइंट है। जैसा आप देख रहे हो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये जो ऑरेंज कलर में हमने ड्रॉ करा है, ठीक है, दिस इज गिवन बाय डी आई विद रिस्पेक्ट टू 0। ये एक वेक्टर होता है, ठीक है, दैट डिफाइंस द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ द बेस फ्रेम। सो इस वेक्टर का जो कि पोजीशन का वेक्टर है, इसकी अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ सो आई विल गेट द लीनियर वेलोसिटी। सो इन प्लेस ऑफ दिस डिस्टेंस टर्म यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा जो पोजीशन वेक्टर है जिसको हमने डी आई विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम इस तरीके से डिफाइन करा था, ठीक है। सो यहाँ पे ये वेक्टर साइन होगा,
दैट मीन्स इट इज़ अ वेक्टर। ठीक, सो अगर आपको लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन करना है, सो यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर दैट डिफाइंस द पोजीशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द फ्रेम आई विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0। इसका आपको डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, so this is equal to d over dt, that is the differentiation of this term with respect to time. So ये जो d over dt है, if you are using the first principle of derivative, ठीक है, fundamental अगर आपको ये जो derivative है इसको लिखना है, so you can write it in terms of a limit, so that is equal to limit di with respect to 0। ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर की वैल्यू कहाँ पे, एट सम टाइम t प्लस डेल्टा टी, माइनस सेम वेक्टर की वैल्यू एट सम टाइम t, और इसको आप डिवाइड कर रहे हो, मतलब यू आर टेकिंग द इंटरवल फॉर अ इनफाइनाइटसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। और लिमिट कहाँ से होगी, व्हेन डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0। सो अगर आपके पास ये लिमिट है, इफ द डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल, देन दिस एंटायर एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ द डेरिवेटिव। सो दोनों एक ही बात हुई, ठीक है, हमने इसको एक लिमिट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। बट अगर आप एक प्योर ट्रांसलेशन की बात कर रहे हो, जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा है, सो जब भी प्योर ट्रांसलेशन होता है, सो ये जो रोटेशन पार्ट होती है, दैट इज आर आई विद रिस्पेक्ट टू 0, ये हमेशा एक कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल होती है, ठीक है। सो अगर ये हमारी रोटेशन पार्ट कांस्टेंट है, तो जो मेरे पास एक्सप्रेशन होता है ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का, यानी कि टी आई विद रिस्पेक्ट टू 0, इसका जो एक्सप्रेशन मैंने आपको प्रीवियस पेज पे दिखाया था, जो कि कंसिस्ट करता है एक रोटेशन पार्ट को, एक डिस्प्लेसमेंट पार्ट को, और नीचे होता है हमारा स्केल फैक्टर, एंड दिस इज पर्सपेक्टिव एंड दिस इज स्केल फैक्टर, ठीक है। अब अगर मेरे को ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की फॉर्म में अपनी वेलोसिटी को एक्सप्रेस करना है, सो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, सो जैसा आप देख रहे हो, ये जो रोटेशन का पार्ट है, दिस इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, बिकॉज हम यहाँ पे प्योर ट्रांसलेशन को एज्यूम कर रहे हैं कि ये एनालिसिस प्योर ट्रांसलेशन के लिए है। सो ये रोटेशन मैट्रिक्स कांस्टेंट रहेगा, पर्सपेक्टिव मैट्रिक्स भी हमारा कांस्टेंट है, स्केल फैक्टर दिस इज आल्सो कांस्टेंट। सो ओनली वेरिएबल पार्ट इज दिस, so this is the only part that is variable when we are considering the case of pure translation, ठीक है। so इतना समझ आ गया, so I can write this to be equal to a function of displacement vector only, ठीक है, बिकॉज इन चारों में से दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है टी आई विद रिस्पेक्ट टू 0, इसको हम कह सकते हैं दिस इज ओनली अ फंक्शन ऑफ द दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ही एक फंक्शन है, बिकॉज दिस इज ओनली द वेरिएबल पार्ट। देयरफॉर ये वाला जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डी आई विद रिस्पेक्ट टू 0, इसकी प्लेस पे हम अपने टी आई विद रिस्पेक्ट टू 0 को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप टी आई विद रिस्पेक्ट टू 0 को भी लोगे, सो दैट इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन द डिस्प्लेसमेंट पार्ट, रेस्ट ऑल द 3 पार्ट्स आर कांस्टेंट। सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं लाइक दिस। सो ये अपनी इक्वेशन थी, सिंस फॉर प्योर ट्रांसलेशन द ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज अ फंक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देयरफॉर टेक्निकली हम यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ फ्रेम आई है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज लिमिट व्हेन द टाइम इंटरवल इज टेंडिंग टू 0। यहाँ पे जो d है, d वाली टर्म्स की जगह पे, सो इन प्लेस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट पार्ट आई कैन सिंपली राइट द ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पार्ट लाइक दिस, ठीक है। सो ये ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का पार्ट यहाँ पे आ गया, और इसकी वैल्यू एट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट t प्लस डेल्टा टी, माइनस ये जो d वाला पोर्शन है इसकी जगह पे भी हो जाएगा हमारा ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स वाला पार्ट, ठीक है, एट द टाइम t डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दिस इज द टाइम इंटरवल। और जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से इसको कंपेयर करोगे, यहाँ से रिजल्ट को देखोगे, सो आई कैन राइट द लीनियर वेलोसिटी वेक्टर इज नथिंग बट, ये क्या है, दिस इज द डेरिवेटिव पार्ट, सो आई कैन राइट दिस इज d over dt, that is the derivative of the
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम आई विद रिस्पेक्ट टू 0, ऑब्वियसली ये एक वेक्टर मैट्रिक्स फॉर्म होती है, ठीक है। सो अगर आप चाहो तो यू कैन जस्ट राइट द वेक्टर साइन ओवर इट, ठीक है, एक ही बात है। और इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, सो आई कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस, टी आई विद रिस्पेक्ट टू 0 वेक्टर एंड डॉट, ठीक है। सो अगर वेक्टर साइन को आपको स्किप करना है, सो यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, टी आई विद रिस्पेक्ट टू 0, बिकॉज आपको पता है दिस इज अ वेक्टर मैट्रिक्स फॉर्म, तो वेक्टर साइन अगर आपको नहीं लगाना है, सो you can just write it like this. So this is the derivative of the transformation of frame I with respect to frame 0. That is nothing but the vector matrix form. तो ये जो वेक्टर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट जब आप करोगे, सो रोटेशन पार्ट बीइंग कांस्टेंट वो 0 हो जाएगा, पर्सपेक्टिव भी 0 है और स्केल फैक्टर भी 0 ही रहेगा। ओनली थिंग दैट इज वेरिएबल इज द डिस्प्लेसमेंट पार्ट। सो यहाँ से आई कैन जस्ट डायरेक्टली राइट द फाइनल एक्सप्रेशन। सो वेलोसिटी किसी भी पॉइंट आई की ऑन द रिजिड लिंक विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम expressed as a vector is nothing but the derivative of the overall transformation matrix of frame I with respect to 0. इसका जब हम टाइम डेरिवेटिव करेंगे, सो वी विल गेट दी वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो वेक्टर की साइन भी लगा सकते हो, और अगर आपको नहीं लगाना है, सो सिंपली आप इसको स्किप भी कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी वेक्टर। ऑल्सो ये जो अपना वेक्टर वी आई विद रिस्पेक्ट टू 0 है, दिस इज अ 3x1 वेक्टर। सो ये जो अपना वेक्टर है, दिस इज अ 3x1 वेक्टर। इसको जब आप इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसको लिखोगे, सो ये हो जाएगा, इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे अलोंग दी 3 प्रिंसिपल एक्सेस। सो जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज वी आई विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0 एक्स कंपोनेंट, ठीक है। सेकेंड है हमारा इसका वेलोसिटी है अपने फ्रेम आई की विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम पूरे वेक्टर का y कंपोनेंट, ठीक है। थर्ड वन इज दी z कंपोनेंट, जिसको हम ऐसे लिखते हैं वी आई टू 0 फ्रेम एंड z कंपोनेंट, ठीक है। सो ये जो अपना वेक्टर था, इसके 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं अलोंग दी 3 प्रिंसिपल एक्सेस, दैट इज दी x एक्सेस कंपोनेंट, y एक्सेस कंपोनेंट एंड z एक्सेस कंपोनेंट। सो दिस इज अ 3x1 वेक्टर। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेटिव है टी आई विद रिस्पेक्ट टू 0, ठीक। सो ये एक वेक्टर मैट्रिक्स होती है, मतलब इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो यही होती है अपनी वेक्टर मैट्रिक्स इक्वेशन। यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा इसका टाइम डेरिवेटिव, ठीक है। सो कंपोनेंट बाय कंपोनेंट आप उसको कंपेयर करोगे एंड यू विल कंप्यूट द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ दीज 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। और जब आप इस ऑपरेशन को यानी इस डेरिवेटिव को करोगे, तो ईच ऑफ द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर it can be obtained by differentiating the corresponding components of the position vector। ये जो पोजीशन वेक्टर मैंने आपको दिखाया था ना ऑरेंज कलर में, उसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, उसी की डिफरेंशिएशन से आपको ये 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो टेक्निकली दिस थिंग इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द डिफरेंशिएशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है, जो मैंने आपको डी आई विद रिस्पेक्ट टू 0 करके स्टार्टिंग में बताया था, जिसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं जनरली, डी एक्स, डी वाई और डी जेड, ठीक है ना। ऐसे भी आप इसको ले सकते हो, या फिर डी आई टू 0 को अभी हम एक और तरीके से यूज़ करते हैं, वो होता है R14, R24 एंड R34। किसी भी टाइप से आप एज्यूम कर लेना। सो अभी हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं। सो अगर हमारे पोजीशन वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हैं, सो अगर मैं इनका टाइम डेरिवेटिव ले लूँ, यानी कि डी एक्स, इस वाले कंपोनेंट का जो टाइम डेरिवेटिव ले लूँ, ठीक। सो आई कैन जस्ट राइट डॉट डी वाई कंपोनेंट का अगर मैं डॉट ले लूँ टाइम डेरिवेटिव, और डी जेड कंपोनेंट का टाइम डेरिवेटिव ले लूँ, सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। सो टेक्निकली यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे, सो यू कैन राइट x component of the velocity vector is equal to the derivative of the
एक्स कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली जो हमारे वेलोसिटी वेक्टर का वाई कंपोनेंट है वो हमारे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था हमारा उसके टाइम डेरिवेटिव के इक्वल है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे वेलोसिटी वेक्टर का z कंपोनेंट था दैट इज इक्वल टू द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द z कंपोनेंट ऑफ आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल मेथड्स, मल्टीपल वेज इन विच वी कैन एक्सप्रेस आवर लीनियर वेलोसिटी वेक्टर। सो जैसा कि हमने प्रीवियस फॉरवर्ड और इन्वर्स काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि मोशन को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम वन फ्रेम टू अदर फ्रेम बाय यूजिंग द सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस। सो अगर मेरे पे इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं तो इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ करते हुए हम अपने मोशन को फ्रेम आई से किसी भी अदर फ्रेम पे ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो फॉलोइंग दी सेम कंसेप्ट्स फ्रॉम द काइनेमेटिक्स, अगर आपके पास वेलोसिटी है ऑफ फ्रेम आई विद रिस्पेक्ट टू सम फ्रेम आई माइनस वन, तो अगर आप इसको एक पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो अभी मैं इसको सिंबॉलिक लिख दे रहा हूँ। सो कोई ट्रांसफॉर्मेशन है के विद रिस्पेक्ट टू एस, सो अगर आप इसको किसी पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन से मल्टीप्लाई करोगे सो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सम अदर फ्रेम्स, ठीक है। सो यू कैन जस्ट राइट वेलोसिटी ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक। सो इस तरीके से दिस इज जस्ट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन थी, काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट थे, वो वेलोसिटी में भी काम करते हैं। सो विद दिस हमने अपनी लीनियर वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर दिया है in terms of the derivative of the overall transformation matrix. So now let us do the same for the angular velocity. So previous portion में हमने linear velocity की vector form को derive करा था, ठीक है। In this particular section we are going to discuss about the angular velocity of a link. So ये अपना वही previous वाला rigid link है, ठीक है। So assume this is the rigid link of the previous section. यहाँ पे हमने क्या करा है, इस link को इन 3 डायमेंशनल स्पेस हमने एक रोटेशन दी है। सो ये जो डॉटेड लाइन में मैंने बनाया है दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द लिंक आफ्टर द पर्टिकुलर रोटेशन। रोटेशन हमने करी है 3 डायमेंशनल स्पेस में अबाउट द एक्सिस के। सो ये जो एक्सिस के है इसके अबाउट आप मान के चलो हमने अपने रिजिड बॉडी को रोटेट कराया है सो दैट ये अपनी नया पोजीशन पे आ गई है। सो ये जो डॉटेड में मैंने बनाया दिस इज द न्यू पोजीशन, ठीक। सो अब हम एज्यूम करके चलते हैं, यहाँ पे हमने जो रोटेशन दी है अबाउट दिस एक्सिस के, यहाँ पे हमने जो रोटेशन दी है वो एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटेशन है डेल्टा थीटा, ठीक। सो जो हमारी एक्स एक्सिस है, ये जो बेस फ्रेम है, हमने बेस फ्रेम को भी अपने फ्रेम आई पे ओवरलैप कराया बिकॉज दिस इज द केस ऑफ प्योर रोटेशन। ये हमारा प्योर रोटेशन का पार्ट है। यहाँ पे ट्रांसलेशन या फिर लीनियर मोशन जीरो है, दैट इज वाई जो हमारा रेफरेंस फ्रेम है फ्रेम जीरो और जो हमारा फ्रेम आई है दोनों के ओरिजिन्स को इस पॉइंट पे हमने हिंज कराया हुआ है, ठीक है। जब हमने हिंज कराया है देयरफॉर जो डिस्प्लेसमेंट पार्ट है ऑफ फ्रेम आई विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम जीरो, दिस वेक्टर इज जीरो बिकॉज द ओरिजिन ऑफ बोथ द फ्रेम्स आर हिंज्ड। और अगर हिंज हम नहीं करेंगे सो इट विल इंश्योर, अगर हम हिंज नहीं करेंगे सो यहाँ पे प्योर रोटेशन नहीं होगी। अगर आपको प्योर रोटेशन इंश्योर करनी है सो यू हैव टू पिन पॉइंट और हिंज द ओरिजिन्स ऑफ द टू फ्रेम्स, ठीक है। सो हमने एज्यूम कराया दैट द ओरिजिन्स ऑफ द टू फ्रेम्स आर pin jointed or hinged at this particular location, thereby setting this vector to 0 which will ensure that we are dealing with the pure rotation, ठीक है। सो डेल्टा थीटा से हमने एक स्मॉल एंगल दिया है और अपने फ्रेम आई को रोटेट कराया है अबाउट द एक्सिस ऑफ द अबाउट द एक्सिस के विच इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। सो ये वाला जो एंगल होगा बिटवीन द एक्स जीरो एंड एक्स आई, इसकी वैल्यू भी होगी डेल्टा थीटा, दैट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगल डेल्टा थीटा। सिमिलरली ये जो एंगल है अपनी बेस फ्रेम की वाई एक्सिस यानी वाई जीरो और आयत फ्रेम की वाई एक्सिस यानी वाई आई के बीच में, ये एंगल भी हो जाएगा डेल्टा थीटा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है जेड जीरो और जेड आई के बीच में, दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू delta theta. This is the small amount of rotation, the infinitesimally small amount of rotation that we have provided to the rigid body. So ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। So let us now proceed with the mathematics. So यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अपना फ्रेम आई है, जो हमारा फ्रेम आई है this is rotating with respect to
with respect to a known stationary reference frame, that is frame 0, with respect to a known stationary frame, और वो कौन सा फ्रेम है, दैट इज फ्रेम 0, ठीक है। फ्रेम आई को हम रोटेट करा रहे हैं, फ्रेम आई जो कि रिजिड बॉडी पे अटैच्ड है उसको रोटेट करा रहे हो विद रिस्पेक्ट टू अ नॉन स्टेशनरी फ्रेम दैट इज फ्रेम 0, एंड द ओरिजिन्स ऑफ द टू फ्रेम्स आर हिंज्ड एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। सो दिस इज अ केस ऑफ प्योर रोटेशन जैसे मैंने आपको बताया है। सो देयरफॉर ये जो हमारा चेंज इन एंगल आया था डेल्टा थीटा, सो अगर आप डेल्टा थीटा को डिवाइड कर दो पर यूनिट टाइम के साथ यानी डेल्टा टी के साथ, small amount of change in the angle divided by the time interval in which that change is occurring. So if you take the limiting case, this is nothing but the angular velocity of rotation, ठीक है। सो अब हम डिफाइन करेंगे अपनी एंगुलर वेलोसिटी की टर्म जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन दीज आर वेरी बेसिक्स, ये तो आपको आते ही होंगे, बट स्टिल जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, सो लेट अस नाउ डिस्कस इट। सो हमने डिफाइन करा ओमेगा से, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, सो दिस इज ओमेगा ऑफ द फ्रेम आई विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम 0, ठीक है। ये एक वेक्टर है, इसके भी 3 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक। सो हमने इस एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर यानी कि ओमेगा वेक्टर को डिफाइन करा। सो लेट ओमेगा आई with respect to frame 0 is the angular velocity of the frame I relative to the base frame 0, and it is directed along the instantaneous axis of rotation of the frame I. So जैसे हमने अपने frame I को, ये जो frame I था हमारा, इस frame I को हमने axis K के about rotate कराया था। So ये जो axis K थी, this is the instantaneous axis of rotation. Therefore ये जो हमारी angular velocity होगी ओमेगा वेक्टर, सो इस तरीके से अगर मैं ओमेगा वेक्टर को लिखूं, सो दिस इज ओमेगा आई टू 0। सो ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन होगा इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो जो हमारी एक्सिस के है उसी के अलोंग हमारा ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है। और ओमेगा वेक्टर के भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं बिकॉज वी आर डीलिंग विद द 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। सो जैसे कि ये एक्सप्रेशन अभी हम लिखेंगे, ठीक है। सो जैसे ये है ओमेगा, so this is the angular velocity of the frame I with respect to the base frame. So this is what omega क्या होता है, that is the change in the angle, यानी कि angle rotated. So angle कितना rotate हुआ था, delta theta. So delta theta is the infinitesimally small amount of angle जो हमने rotate किया है, and कितने time interval में हमने angle rotate किया है, so this is rotated in the time interval delta t, and because we are dealing with these infinitesimally small angles and time intervals, therefore if I consider the limiting case, so मैंने limiting case consider करा है when the time interval delta t is very small and is approaching 0. in that case ये जो expression है हमारा limit का, it can be written in the form of a differential or a derivative. So I can write d over dt of what, of this angle theta. So that means the change in the angle theta and the change in the time. So d theta over dt इसको हम theta डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Therefore जो एंगुलर वेलोसिटी होगी of any rigid body with respect to the base frame, that is nothing but the time rate of change of the angle. So एंगल का जो टाइम डेरिवेटिव होगा वहीं से हमको अपना ओमेगा मिलेगा, ठीक। सो दिस इज द सेकेंड एक्सप्रेशन। अगेन ये बहुत सिंपल है बट वी आर जस्ट रिपीटिंग द कंसेप्ट्स। सो लेट अस नाउ प्रोसीड फर्दर। सो एक छोटा सा और टॉपिक बचा हुआ है आज के रिवीजन में, सो दैट इज़ द लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन। अब आपको पता है अगर आप किसी भी रिजिड बॉडी को रोटेट करा रहे हो, दैट एट एनी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी देर इज ऑल्सो अ प्रेजेंस ऑफ अ टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। सो अगर मैं बताऊं ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। सो दिस इज अ रिजिड बॉडी, दिस इज द फिक्स्ड लिंक, सो इसको मैं मान लेता हूँ दिस इज लिंक 0 फिक्स्ड लिंक। ये जो पॉइंट है लेट दिस पॉइंट बी ओ, ये अपनी रिजिड बॉडी है ए, ठीक। सो ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, लेट अस अज्यूम दैट ये पोजीशन है हमारी एट टाइम इक्वल टू से एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम रिप्रेजेंटेड बाय दिस पैरामीटर टी। तो टाइम टी पे हमारा रिजिड बॉडी एंटायरली हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है एट द पॉइंट ए। फिर आफ्टर सम टाइम हमने अपनी रिजिड बॉडी को रोटेट कराया लाइक दिस, और हमारी रिजिड बॉडी आ गई इस पोजीशन पे एट सम एंगल दैट इज गिवन बाय डेल्टा
थीटा। सो डेल्टा हमने इसलिए यूज़ करा बिकॉज हम बताना चाहते हैं जो एंगल की वैल्यू रोटेट हुई है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, दैट इज़ इनफाइनाइटसिमली स्मॉल वैल्यू, दैट इज़ वाई इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा थीटा। ठीक, रोटेशन के बाद हमारी रिजिड बॉडी इस पोजीशन पे आ गई, इसको हमने बोला लेट अस कॉल इट पॉइंट बी। और अपनी जो बॉडी जो पॉइंट ए है यहाँ से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो ऑब्वियसली अलोंग अ सर्कुलर आर्क हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क ट्रेवर्स्ड बाय द पॉइंट ए। ठीक है, ये ए पॉइंट यहाँ से ट्रेवर्स होके यहाँ पे आ गया, इसको हमने पॉइंट बी बोल दिया। लेट दिस डिस्टेंस इज गिवन बाय डेल्टा एक्स, हमने इसको बोल दिया डेल्टा एक्स। सो डेल्टा एक्स इज द लीनियर, डेल्टा एक्स इज द आर्क लेंथ। सो अभी हम अज्यूम करते हैं जो हमारी लिंक लेंथ है, लेट अस कॉल दिस लेंथ आर। हमारी जो लिंक की लेंथ है वो आर के इक्वल है एंड दैट इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ रोटेशन। सो जो रोटेशन हो रही है उसकी रेडियस या फिर हमारी लिंक की लेंथ को हमने आर से डिनोट कर दिया। ठीक है, सो अब देखो ये जो पॉइंट है पॉइंट ए और पॉइंट बी, सो दिस इज द आर्क लेंथ, बट बिकॉज द एंगल डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस इज अराउंड वेरी मच क्लोजर टू जीरो। ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू है, सो हम कह सकते हैं ये जो लीनियर डिस्टेंस है यानी कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, अगर हमने इसको बोल दिया लेट अस कॉल इट, इसको हमने बोल दिया सिंप्लिसिटी के लिए डेल्टा डी। ठीक है, सो बिकॉज डेल्टा थीटा is very very small and is almost approaching zero, therefore I can say ये जो linear distance है डेल्टा डी ये वाला डिस्टेंस और जो आर्क लेंथ का डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट इक्वल ही है डेल्टा एक्स। ठीक है, सो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम टाइम फ्रेम को डिफाइन कर सकते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया था एट टाइम इक्वल टू टी, टाइम इक्वल टू टी में हमारा जो लिंक था वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था। ठीक है, सो आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी, एक डेल्टा टी दैट इज अ इनफाइनाइटसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल, इस टाइम के बाद हमारा जो लिंक है उसने डेल्टा थीटा रोटेट करा और पॉइंट बी पे आ गया। सो एट पॉइंट बी टाइम इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, सो ये हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। सो नाउ हम अपनी एनालिसिस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो जैसे कि आपको पता है कि पॉइंट ए एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, पॉइंट ए एक सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, देयरफॉर ये जो रेडियस है रेडियस के परपेंडिकुलर हमारा वेलोसिटी वेक्टर होगा लाइक दिस, यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी लाइक दिस। अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूं सो ये जो हमारा सर्कुलर पाथ है इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में दिस इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी वेक्टर। सिमिलरली ये जो पॉइंट है और ये जो हमारा लिंक है, लिंक के परपेंडिकुलर इज गोइंग टू बी द velocity vector like this. Therefore the linear distance translated in the time delta t में डेल्टा टी टाइम में ये जो लीनियर डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस इसकी वैल्यू क्या आएगी। सो आई कैन जस्ट राइट फ्रॉम ज्योमेट्री, यहाँ से हमें मिल जाएगा जो डेल्टा डी है यानी लीनियर डिस्टेंस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन द एंगल डेल्टा थीटा। ठीक है, सो ये बेसिक्स हैं हमारे। ठीक, सो दिस वी कैन राइट, therefore the linear velocity of the point b is, linear velocity इस पॉइंट की पॉइंट बी की क्या होगी, तो जैसे आपको पता है लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल करा है। सो हमने ट्रैवल करा है डेल्टा डी के बराबर डिस्टेंस और कितने टाइम में ट्रैवल करा है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी। ठीक है, सो बिकॉज वी आर डीलिंग विद इनफाइनाइटसिमली स्मॉल टर्म्स देयरफॉर आई कैन जस्ट टेक द लिमिट when delta t is approaching 0 because we are dealing with very small intervals. So this can be written like this. So limit delta t tends to 0 in place of this delta d. So delta d कितना बराबर है, ये है r times delta theta divided by delta t. So ये जो हमारा r है that is the radius of rotation यानी कि लिंक लेंथ के इक्वल है। So ये कांस्टेंट है, so ये अपना लिमिट से बाहर आ जाएगा। So I can write it like this, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो ये जो लिमिटिंग केस है
of the ratio of delta theta over delta t when delta t is approaching 0. So इसको हम लिख सकते हैं एज अ डेरिवेटिव. सो v यानी कि लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन क्या होगी, रेडियस ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाइड बाय ये जो पूरी टर्म है इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ डी ओवर डी टी यानी कि डेरिवेटिव ऑफ थीटा यानी कि एंगल रोटेटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, डी थीटा ओवर डी टी. सो डी थीटा ओवर डी टी को आई कैन जस्ट राइट थीटा डॉट, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको. ठीक है, सो ये एक फॉर्म हो गई. और थीटा डॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट इन द टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. सो लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन या रोटरी मोशन इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा. सो ये वही फेमस इक्वेशन है v इक्वल्स टू आर ओमेगा. ठीक है, सो ये होती है अपनी लीनियर वेलोसिटी दैट इज इम्पार्टेड टू अ रिजिड बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स एंगुलर मोशन या फिर एंगुलर रोटेशन. ठीक है, सो v इक्वल्स टू आर ओमेगा. ये अपना बेसिक रिकैपिचुलेशन हो गया है. एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी v इक्वल्स टू आर ओमेगा, इसको आप जो इसका डायरेक्शन होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी दी टेंजेंट टू दी सर्कुलर पाथ. सो अगर आपका पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है, ए से लेके बी तक जा रहा है, ठीक, और आपको इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, सो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी दी टेंजेंट टू दी सर्कुलर आर्क. इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर होगा इस तरीके से, टेंजेंट टू दी सर्कुलर आर्क. ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू दी आर्क डिस्क्राइब्ड बाय दी पॉइंट ए एंड बी. सो ये आर्क के हमेशा टेंजेंशियल होगा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज दी टेंजेंशियल वेलोसिटी. सो आई थिंक ये इनफ हो गया आज के फर्स्ट वीडियो के लिए. From the next video, we are going to start the combined linear and angular motion. So thank you very much for watching this video.